नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज पाल जीनियस कोचिंग बाराबंकी में सभी का स्वागत करता हूं। और प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उनसे संबंधित, जैसे यूपीपी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी या अदर वनडे एग्जामिनेशन जो भी हैं, उनसे संबंधित जो प्रश्न पॉलिटी विषय से पूछे जाते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। कुछ एमसीक्यूज के तौर पर यहाँ पर इसको देखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है पॉलिटी से। क्या प्रश्न है, जरा इसको पढ़ के देखते हैं कि निम्न में से किस योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन आपके सामने ये हैं। ऑप्शन क्या क्या आपको मिलेंगे? ऑप्शन है आपके जैसे क्रिप्स योजना 1942 द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका आंसर सही होगा ये कैबिनेट मिशन योजना 1946, यानी सा आंसर यानी सी आंसर आपका क्या होगा, इसमें राइट होगा। क्यों? क्योंकि 24 मार्च 1946, एक सेकेंड, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन योजना भारत आती है। और कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य था कि भारत में एक संविधान सभा का निर्माण करके एक संविधान का निर्माण किया जाए। तो इसमें पहले जो क्वेश्चन का उत्तर होगा, आंसर होगा, वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न देखते हैं। लिखा है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को, या 11 दिसंबर 1946 को। तो आपको पता है कि जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946, इसका आंसर क्या राइट हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946 को। और इसी तिथि को संविधान सभा में जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए थे डॉक्टर जो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। आगे अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का जो विभाजन है, इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? पहला है मार्ले मिंटो सुधार, यहां पर मार्लिश हो गया है गलती बस, तो यहां मार्ले मिंटो सुधार 1909। दूसरा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार, और चौथा ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1935। इसमें जो तीसरे नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर सब सही हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 में ही भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन वर्णित है। इसी क्रम में आगे के प्रश्न देखते हैं। आगे के प्रश्न, चौथे नंबर आपका प्रश्न है, एक सेकेंड, चौथे नंबर का प्रश्न है कि संविधान सभा की संघ संविधान समिति, क्या है? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो जहां पर संघ संविधान समिति का अध्यक्ष पूछ लिया जाए, वहां पर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे इसी क्रम में पूछ लिया जाता कि प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है, तो प्रांतीय संविधान समिति का जो अध्यक्ष होता, यहां पर हो जाते सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन यहां आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, जवाहरलाल नेहरू। पांचवें नंबर का प्रश्न है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, उसकी तिथि बतानी है। तिथि में ऑप्शन आपके 4 हैं, 22 जनवरी 1946, 20 फरवरी 1947, और सी ऑप्शन यानी सा ऑप्शन है 22 जनवरी 1947, या डी या द ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946। तो इसमें आपका आंसर सी वाला सही होगा, 22 जनवरी 1947। उसके बाद छठे नंबर का प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यहां पर स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल यहां पर नहीं लिखा है। क्या लिखा है? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसमें सी राजगोपालाचारी नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या है? भारतीय हैं। लॉर्ड डलहौजी नहीं होंगे, और ना ही वॉरेन हेस्टिंग होंगे। कौन होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन होगा?
लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में। 7वें नंबर का प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। जो संविधान सभा की बैठकें थी उसमें तृतीय बैठक में द्वितीय बैठक में 11 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और यहां पर ऑप्शन देखिए, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू है तो बी आर अम्बेडकर है, ये गलत होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू है, बिल्कुल ये आंसर क्या होगा आपका सही होगा। तो 7वें का कौन सा सही होगा, बी यानी ब आंसर सही होगा। 8वें प्रश्न में देखते हैं कि भारत का संविधान किस तिथि को अंगीकृत एवं अधिनियमित यानी पूर्ण रूप से तैयार एवं स्वीकृत किया गया था। तो जहां से पूछ लिया जाए कि पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, उसकी तिथि क्या हो जाएगी 26 जनवरी 1950। लेकिन पूछ लिया जाए कब अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था तो उसकी तिथि क्या है 26 नवंबर 1949। ये 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से क्या हुआ था, लागू हुआ था। लेकिन अधिनियमित और स्वीकृति की बात जब आए तो वो 26 नवंबर 1949 है। अगला प्रश्न 9वें नंबर का है कि निम्न वादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना के अंतर्गत मूल ढांचे का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। निम्न वादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना के अंतर्गत मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो प्रस्तावना में जब मूल ढांचे की बात आए कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कौन सा सिद्धांत, कौन सा वाद था, तो वो था केशवानंद भारतीवाद 1973। केशवानंद भारतीवाद 1973। और इस केस में केशवानंद भारतीवाद में कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है और जहां पर इसमें मूल ढांचा पाया जाए, बेसिक स्ट्रक्चर पाया जाए, वहां पर इसमें हम संशोधन नहीं कर सकते हैं, बाकी प्रस्तावना में हम संशोधन कर सकते हैं। और इसी क्रम में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संविधान संशोधन हुआ, जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिनमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। यानी राष्ट्र की एकता थी, राष्ट्र की एकता शब्द को रिप्लेस यानी प्रतिस्थापित करके क्या कर दिया गया, राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो इस तरीके से 9 प्रश्न हो गए हैं। और इसी क्रम में अगले प्रश्न को देखते हैं पॉलिटी से संबंधित कि क्या प्रश्न है। 10वें प्रश्न है कि भारतीय संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख, राष्ट्र का मतलब हमारे भारत का उल्लेख, इंडिया का उल्लेख किस नाम से किया गया। याद करिए, संविधान का अनुच्छेद 1, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1, इसमें पहली बात कही गई है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो ये बात हमारे राष्ट्र के लिए कही गई है। तो जरा यहां ऑप्शन ढूंढिए। पहला ऑप्शन है केवल भारत, भारत अर्थात इंडिया, ये क्या होगा, यही क्या होगा, सत्य होगा। तो बी वाला ऑप्शन 10वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 11वें नंबर का जरा प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू जिसे कहते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन यानी समीक्षा की अवधारणा किस संविधान से, किस देश के संविधान से ली गई है। वो कौन सा संविधान है जरा बताइए। वह अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया, अमेरिका से लिया गया, यूएसए से लिया गया। इसको क्या कहेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यूएसए से ही क्या लिया गया है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की सत्य की अवधारणा ली गई है। 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस राष्ट्र के देन है। आप जब अनुसूची पढ़ते हैं तो अनुसूची 7 में कहा गया है कि 3 सूचियां बताई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। यानी संघ सूची के विषय पर केवल केंद्र सरकार या केंद्र की संसद कानून बनाएगी और राज्य सूची के विषयों पर केवल राज्य का विधानमंडल कानून बनाएगा। और समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र भी कानून बनाएगा, यानी संघ की संसद भी कानून बनाएगी और प्रांत का कानून भी, प्रांत की विधानमंडल भी कानून बनाएंगे। तो यहां पर भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किस राष्ट्र के अधीन है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑस्ट्रेलिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न यहां पर क्या है। 13 नंबर प्रश्न है कि मौलिक संविधान में, सॉरी भारतीय संविधान में
मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या नाम है इसका? फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य निम्न में से कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य निम्न में से कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? जरा इसके बारे में यहां पर बात करते हैं। संविधान का भाग 4 का किससे संबंध रखता है? मौलिक कर्तव्य। संविधान का भाग 4 का किससे संबंध रखता है? मौलिक कर्तव्य। और ये मौलिक कर्तव्य की जो अवधारणा है अन्य देश से ग्रहण की गई है। भारतीय संविधान में कहां से ग्रहण की गई है? सोवियत संघ रूस से ग्रहण की गई है। अगली बात अगर आते हैं तो मौलिक कर्तव्य की जो अवधारणा है ये भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिश पर लाई गई थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति कर लाई गई थी। और इसमें पहली बार जो संविधान संशोधन किया गया वो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 किया गया, जिसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। लेकिन एक संविधान संशोधन इससे संबंध और रखता है, जो है 86वां संविधान संशोधन 2002, जो क्या करता है? 11वें नंबर का मूल कर्तव्य इसमें जोड़ता है। तो कुल मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई? कुल मूल कर्तव्य कितने हो गए? 11। और यहां पर प्रश्न जरा देखिए क्या है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य निम्न में से कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो यहां 91वां संविधान, पहला ऑप्शन, ये क्या होगा? गलत होगा। 45वां संविधान संशोधन, ये क्या होगा? गलत होगा। 42वां संविधान संशोधन आपको मिल गया है, ये क्या होगा? सही आंसर होगा 100वां संविधान संशोधन। इससे कोई मतलब नहीं है। 42वां संविधान संशोधन के साथ ही अगर 86वां संविधान संशोधन भी होता तो वो क्या होता? सत्य होगा। अगर ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है और 42वां ना होता, इसकी जगह पर अगर 86वां संविधान संशोधन होता तब भी 86वां संविधान संशोधन क्या होगा? सत्य होगा, क्योंकि 11वें नंबर का जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है वो जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश, अध्यादेश को इंग्लिश में कहा जाता है ऑर्डिनेंस, संसद के सत्र के शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जा सकता है? यहां पर क्या होगा? रखा जा सकना चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह। 6 सप्ताह का मतलब कितना हो जाएगा? 1.5 माह। जब राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के माध्यम से ऑर्डिनेंस जारी करता है तो उसकी जो अवधि होती है वो कितनी हो जाती है? 1.5 माह की हो जाती है। अगला प्रश्न जरा देखते हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक निम्न में से किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो यहां पर आपका आंसर देखिए क्या होगा? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा या विधानसभा द्वारा। तो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है वो अनुच्छेद 108 के माध्यम से कौन लाता है? राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है, प्रारंभ की जाती है। अगला प्रश्न इसी क्रम में देखते हैं। पहला प्रश्न, अब 16 नंबर का प्रश्न है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? याद है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, रॉन्ग आंसर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, राइट आंसर। यानी बी वाला आंसर क्या होगा? सही होगा। 17 नंबर का प्रश्न, संविधान में मंत्रिमंडल, देखिए ये जो मंत्रिमंडल शब्द लिखा है, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर होता है। मंत्रिमंडल जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कैबिनेट कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कैबिनेट कहा जाता है। और एक होता है मंत्रिपरिषद जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है। ये जो मंत्रिपरिषद का उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 74 के क्लॉज फर्स्ट में है। और ये किसके लिए बनाई गई है? तो राष्ट्रपति को उसके कार्यों में
सलाह एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। इसमें कई प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, जैसे राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार या उप मंत्री, ये लोग शामिल होते हैं। लेकिन जो मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट होता है, इसमें केवल प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, इसको मंत्रिमंडल कहा गया है। और संविधान में, भारतीय संविधान में केवल अभी तक एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, और वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अनुसार देश में नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं, क्या लगाते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं, तो वहां पर मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया। तो यहां पर क्या प्रश्न है 17 नंबर का, कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, और वह है अनुच्छेद 352। यही आंसर आपका क्या होगा? सही होगा। तो अनुच्छेद 352 में 74 कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसकी परिभाषित कर रहा है। 78 से कोई मतलब नहीं है, अनुच्छेद 75 से कोई मतलब नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, अनुच्छेद 352। 18वें नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों में एक ही राज्यपाल बनाया जा सकता है? राज्यों में एक ही राज्यपाल बनाया जा सकता है, या एक से अधिक राज्यों के, एक राज्य के लिए एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल को बनाया जा सकता है। यहां पर फिर से सेंटेंस को पढ़ते हैं कि निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों में एक ही राज्यपाल बनाया जा सकता है? इसका मतलब यहां पर है कि एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक ही बनाया जा सकता है। ये कौन सा संविधान संशोधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। तो इस तरीके से 19वां प्रश्न क्या है? 19वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? अब जरा हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के बारे में देखते हैं, तो भारत में 3 तरीके की सरकारें काम करती हैं। एक तो केंद्रीय स्तर पर संघ सरकार कार्य करती है, उसके प्रमुख 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। एक प्रत्येक राज्य के लिए सरकार होती है, जिसको हम कहते हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। लेकिन एक लोकल गवर्नमेंट भी होती है, जिसको हम लोग स्थानीय स्वशासन के नाम से जानते हैं। लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन के नाम से जानते हैं। ये स्थानीय स्वशासन 2 प्रकार की होती है। एक होती है ग्रामीण स्वशासन, और दूसरी होती है शहरी स्वशासन। तो जो ग्रामीण स्वशासन है, इसको 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 के द्वारा क्या किया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया, और इसे संविधान के भाग 9 में रखा गया। शहरी स्वशासन को, जिसे हम नगर पालिका कहते हैं, नगर पालिकाओं वाली जो प्रशासन इकाई होती है, ये 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा लाया गया, और यहाँ पर इसको संविधान के भाग 9 का में रखा जाता है। और प्रश्न यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया कि भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो जरा यहाँ पर देखिए कि 44वें द्वारा होगा? नहीं होगा, बिल्कुल गलत आंसर होगा। ये 73वें द्वारा होगा, तो ये आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पंचायती राज की बात कर रहा है। अगर ये पूछता कि जो आपकी नगर पालिकाएं हैं वो होंगी 74वें के द्वारा, और 75वें का कोई मतलब यहाँ पर नहीं रह जाता। तो यहाँ पर 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसी क्रम में आगे आने वाले प्रश्नों को भी हम देखते रहेंगे, लेकिन आज का जो सेशन है यहीं तक। बाकी सब लोग स्वस्थ रहिए। अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। गुड आफ्टरनून। ओके, थैंक यू।